जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे देश के महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। तो आइए साथियों, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे हम। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम था प्रभावती देवी। जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस, जो कि एक कलकत्ता कोर्ट के वकील थे, जाने माने फेमस वकील थे। अब साथियों, हम जानेंगे ये जो सुभाष चंद्र बोस है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर के रूप में जाने जाते हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेहतरीन पढ़ाई थी, बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन वक्ता के रूप में भी ऑडिटर बहुत अच्छे थे। सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई बेहतर थी तो इनके पिता ने, जानकी नाथ बोस जी ने कहा कि बेटा, भगवान का दिया हुआ दिमाग भी आपके पास है। जब लोगों के यहाँ साइकिल नहीं होती थी तब सुभाष चंद्र बोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने कहा, बेटा, भगवान का दिया हुआ आपके पास दिमाग है और बेहतरीन शिक्षा के लिए आप सिविल सर्विस की तैयारी करो। सिविल सर्विस की तैयारी, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस जो है, इंडियन सिविल सर्विस, जैसे आज यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आईएएस आईपीएस, ऐसे इसमें भी आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने 1919 में इंग्लैंड चले जाते हैं, जहां अंग्रेजों के देश। इंग्लैंड चले जाते हैं आईसीएस की तैयारी करके, वहां 1 साल रहते, बेहतरीन तैयारी करते। पेपर का क्या था, इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर आता था उस समय। और सुभाष चंद्र बोस 1919 में जब रिजल्ट आया इनका तो 4थी रैंक थी। 4थे रैंक पर लिखा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बहुत ब्रिलियंट छात्र थे, बहुत बेहतरीन दिमाग था। आईसीएस की नौकरी इंडियन सिविल सर्विस में हो गए और सिविल सर्विस पाने के बाद वहीं से खत लिखते हैं माता प्रभावती देवी के नाम कि माँ, मैं नौकरी तो कर लिया हूँ, 4थी रैंक तो मिल गई है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैं एक राजा की नौकरी, आईएएस का मतलब ही होता है राजा, मैं राजा की नौकरी करूं और मेरे ही देश की जनता का शोषण हो और बहुत प्रताड़ित किया जाए सभी को, ऐसी नौकरी मैं नहीं करूंगा। तो माता जी ने कहा, बेटा, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा सिविल सर्विस में होने के बाद भी देश के लिए कुछ करना चाहता। जब ये आईसीएस में क्वालिफाई हुए थे, इनके पिताजी सोने की घड़ी गिफ्ट करते हैं। उसके बाद इनके गुरु जो थे सीआर दास, गुरु थे सीआर दास, चितरंजन दास। तो इनके गुरुजी चितरंजन दास थे। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, बेशक नौकरी करने की इच्छा है तो मत करो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नौकरी नहीं करते हैं। सोचो, 23-24 साल के जवान, एकदम युवा, जिनके सामने बहुत सुनहरा भविष्य था, लेकिन नौकरी छोड़ दिए कि मुझे नौकरी, अंग्रेजों की चाकरी, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना है, मुझे पहले देश को आजाद कराना। फिर 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को चालू किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने ब्रिलियंट थे, इतने समझदार थे, उस समय उन्होंने कहा कि गांधी जी ने गलत किया। जब देश एक थी, यूनिटी थी, तो ऐसा आंदोलन मात्र 22 लोगों को जिंदा जला देना इतनी बड़ी बात नहीं थी।
फिर उसके बाद 1925 में इनके जो गुरु थे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसकी पूरी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस वहां के कमान को संभालते हैं और फिर वहां सभी लोगों का सम्मान करते हैं। वही 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये कोर करके बना लेते हैं, कैडेट करके, जहां पर जवानों को खड़ा करके सल्यूट मारना और जय हिंद बोलना। जय हिंद तो चलो 1942 में जब सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तब वहां पर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता है। 1928 में इनको जेल हो जाती है, कुछ दिन जेल में रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर पुनः घर पर इनको एक प्रकार से बंदी बना करके घर में रखा जाता है कि तुम चारों तरफ पहरा लगा देते पुलिस का कि तुम इनकी निगरानी में रहोगे, कोई एक्टिविटी करते हो तो कम से कम जाहिर तो रहे कि हाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, फिर पकड़े गए 1932 के आसपास, फिर जेल गए। 1933 में 1933 से 1936 तक ये चले जाते हैं यूरोप चले जाते हैं, वहीं अपना इलाज कराते हैं। ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी इनको बढ़ जाती है, टीबी की, तो वहाँ इलाज कराने 1933 से 1936 तक वहाँ रहते यूरोप में। वहाँ समाजवाद को बहुत करीब से देखा। जब 1936 में वहाँ से वापस आए तो फिर क्या हुआ, 1937 का जैसे कांग्रेस अधिवेशन होता है, 1938 का हरिपुरा, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1939 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी के साथ इनकी बहस हो जाती है और ये 203 वोट से चुनाव जीत जाते हैं, 203 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। वहीं पर गांधी जी अपना मेंबर खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। तो वहां क्या होता है कि जो पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है, गांधी जी ने कहा अगर सुभाष तुम जीतते हो तो ये गांधी की हार है। तो सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से जीत जाते हैं और वहां पर जो कार्यकारिणी होते हैं वहां में से 14 में से 12 लोग इस्तीफा दे देते, 12 मेंबर इस्तीफा दे देते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस दो लोगों के साथ कितना काम करें। ये गांधी जी के पास सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, वही टेंट लगा होता, सभी लोग बैठे हो। गांधी जी आखिर आपको समस्या क्या है, कहे गांधी जी ने कहा आपका रास्ता कांग्रेस का रास्ता नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा अब आपके अहिंसा के पाठ को कौन पढ़ेगा, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कंडीशन बन रही है। 1 सितंबर 1939 को ही तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो हुआ क्या, कहे कुछ भी करो। फिर सुभाष चंद्र बोस अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक उतना एक्टिव काम नहीं कर पाया। फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, 1940 के आसपास ये घर में तो कैद रहते हैं भाई, अब बहस हुई, फिर इनको जेल में डाल देते हैं, फिर तबीयत बिगड़ती है, अनशन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो जो अंग्रेज थे उनको लगा कि अगर सुभाष जेल में मर गए या कुछ हो गया तो इंडिया में बवाल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते। तो ऐसी कंडीशन में इनको घर में रख दिया, चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया। रातों रात सुभाष चंद्र बोस के घर वालों को भी पता नहीं था। इनके एक भतीजा थे शिशिर बोस, उनसे कहे बेटा गाड़ी चलाने आते, कहे जी चाचा जी आती है। तो कहे ऐसा करो कि तुम हमको कोलकाता से पहुंचवा दो। तो ये चले जाते हैं वहाँ पेशावर, पेशावर से फ्रंटियर मेल पकड़ते हैं। और देखो इनको एक किसान कीर्ति पार्टी का व्यक्ति था, कौन सी पार्टी, किसान कीर्ति पार्टी। एक बहुत बड़ा जासूस था जिसका नाम था भगत राम तलवार, भगत राम तलवार। ये किसान कीर्ति पार्टी का था, लेकिन बहुत बड़ा जासूस था। जासूस वही बनता है जिसके अंदर बहुत कलाएं हो, बहुत भाषाओं का ज्ञान हो। तो भगत राम तलवार अपना नाम रखते हैं रहमत अली और सुभाष चंद्र बोस अपना नाम रखते हैं जियाउद्दीन का भेष बना करके। ये दोनों लोग निकल जाते हैं, फ्रंटियर मेल पकड़ते हैं पेशावर से और ये पहुंच जाते हैं काबुल। कहाँ पहुंचते हैं, काबुल। तो सुभाष चंद्र बोस जी इनसे कहते हैं कि आपके पास सिक्का है, तो कहें जी सिक्का यहाँ क्या करोगे, दुकान तो है नहीं। कहें मुझे इंग्लैंड के राजा के मुंह पे जूता मारना है। तो वो नहीं समझ पाए, सिक्का रखे और लातों से उसको सिक्के को, उसमें राजा की फोटो बनी होती थी,
तो दोनों लोगों ने क्या किया कि ये भी लातों से उसमें जूता मारे और भगत राम तलवार भी। फिर उसके बाद काबुल में इनका जुगाड़ नहीं बन पाता है और काबुल में 50 से 52 दिन इनको रुकना पड़ जाता है। 50 से 52 दिन रुकना पड़ जाता है। एक उत्तम सिंह नाम के व्यक्ति थे जो रहते तो भारत में थे, लेकिन उनकी फैमिली काबुल में बस गई थी, तो वहाँ 50-52 दिन रुके और इनका जुगाड़ उतना अच्छा बन नहीं पाता। वहाँ एक पुलिस वाले को शक हो जाता है, तो जो इनके पिताजी जब ICS क्वालिफाई हुए थे, चौथी रैंक पाए थे, तो सोने की घड़ी दिए थे। वो सोने की घड़ी भी वो छीन लेते हैं इनसे, लेकिन कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो इनकी आइडेंटिटी खुल जाती और ये पकड़े जाते और जेल हो जाती, सजा हो जाती। तो इस वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए, अपनी पहचान छिपाने के लिए इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। तो साथियों, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कुछ दिन बाद जाते हैं और खुद बात करते हैं जाने के लिए। फिर ये चले जाते हैं यूरोप। यूरोप में कुछ दिन रहते हैं और यूरोप में रहने के बाद रसिया से बात करते हैं, रूस से, मैं भारत देश से हूँ, ऐसे ऐसे देश की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। फिर कुछ दिन तो काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका मन था कि हम जर्मनी जाए और इटली जाए हिटलर से मिलना। जर्मनी जब हिटलर से मिलने गए तो हिटलर से जैसे ही हिटलर हाथ बढ़ाया आगे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। फिर पुनः हिटलर अपना डुप्लीकेट भेजा, तो सुभाष चंद्र बोस से फिर वो हाथ मिलाने आया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना है। तीसरी बार जब हिटलर आता है तो सुभाष चंद्र बोस हाथ मिलाते हैं, तो कहे इतने आपके अंदर कैसे टैलेंट है, इतना कैसे दिमाग है क्या। कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो हाथ मुझे मिलाना चाहिए, आप खुद मिला रहे थे, इस वजह से मैंने आपके ओरिजिनल को पहचान लिया कि आप ये रियलिटी में नहीं है। तो फिर हिटलर से मिलते हैं। हिटलर और जर्मनी के जो तानाशाह थे मुसोलिनी, जर्मनी का तानाशाह हिटलर और इटली के मुसोलिनी, दोनों लोग मिल करके इनसे कहते हैं हमारा देश तो बड़ा दूर है, आपका जो देश है जापान, जापान जर्मनी इटली ये मित्र थे, तो सुभाष चंद्र बोस से कहें आप जापान चले जाओ, सिंगापुर, तो कहें मुझे व्यवस्था करा दो एयरप्लेन की। तो कहें एयरप्लेन से आप जाओगे हवाई जहाज से तो खतरा रहेगा, आपको हम पनडुब्बी की व्यवस्था कराते हैं। नकली पासपोर्ट दोनों देशों ने मिल करके बनाया, यानी कि जो जर्मनी और इटली था, अर्नाल्डो नाम से एक पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट बनवाते हैं और उस नकली पासपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर में एक व्यक्ति था रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था और वो भाग जाते सिंगापुर। तो रास बिहारी बोस भी वहीं थे और वहीं जो सेना युद्धबंदी पकड़े जाते थे, जैसे अंग्रेजी सेना में भारतीय सेना ज़्यादा थी, तो भारत की जो सेना थी उसमें मतलब अंग्रेजों की सेना में भारतीय सेना थी, उसमें थे कैप्टन मोहन सिंह। तो जब उनको रिहा करवाएं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो सेना है तो उनको हमको दे दो। तो उस सेना में कैप्टन मोहन सिंह थे, तो कैप्टन मोहन सिंह से कहें कि ऐसा करिए कि आपके देश को कैसे गुलाम बनाए, आप अपनी सेना स्वयं का तैयार करो। जापान क्यों सह दे रहा, क्योंकि जापान चाह रहा है कि अपने हम लोग लड़ने के लिए भारतीय सेना का यूज कर ले। कैप्टन मोहन सिंह ने देखा कि 10-15 हज़ार सेना, उसको बढ़ा करके 50,000 किए। तो कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि 50,000 से तो भारत को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों की सेना क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो फिर उसने क्या किया कि सुभाष चंद्र मतलब जो कैप्टन मोहन सिंह थे, क्या ऐसे ऐसे प्लानिंग बना रहे। तो अंग्रेजों के जो हेड था जापानियों का, उसने वो कैप्टन मोहन सिंह को जेल में डाल दिया। INA जो आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने ही किया था। फिर वही कमान रास बिहारी बोस को सौंप देते। तो रास बिहारी बोस कहते हैं हमारी तो उम्र बहुत हो गई है और इस उम्र के लिए, इस उम्र के ठीक नहीं है, सेना के लिए जज्बा चाहिए, नई एज का लड़का चाहिए। तो कहीं इतना तो हो नहीं सकता, तो ऐसा किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस को बुला लो और उनको INS संभाल दो, भारतीय नेशनल इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उसका कमान सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस संभाल लेते। तो जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, पहले पेशे से नर्स थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुने होंगे, जो क्रीमिया युद्ध में लेडी विद द लैम्प। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे नाइटिंगेल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी महिलाएं चाहिए जो देश के लिए मर मिटे। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को झांसी ब्रिगेड की हेड बना दिया जाता है। झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड,
सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड करके ऐसे ब्रिगेड बनाते हैं और आजाद हिंद फौज के 60-70 हजार सेना को खूब मोटिवेट करते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सभी महिलाओं ने अपने बच्चे दे दिए और क्या किया, जब सभी महिलाओं ने अपने बच्चे दे दिया कि मेरे बच्चे सेना में चले जाएंगे, और महिलाओं ने गहने दे दिए कि उन गहनों का बेच करके सेना का खर्च चल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने बढ़िया सेना का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेंगे, मणिपुर, इम्फाल, कोहिमा की तरफ करेंगे, वहाँ सेना कम रहती। तो वहाँ ही अपनी सेना सुभाष चंद्र बोस ले करके जाते। फिर वहाँ क्या होता, जो जंगल थे, अनसेफ जंगल थे, बड़े बड़े जंगल थे, तो उन जंगल में सेना सेफ नहीं रही। और वहाँ क्या हुआ कि जैसे मानसून समय से पहले आ गया, मानसून आ गया तो खूब बारिश हुई, सेना टेंट लगा करके रहती थी। जब बारिश हुई, वहाँ अधिक से अधिक बारिश हुई, तो वहाँ मलेरिया मच्छर होने लगे, मलेरिया फैलने लगी, सेना बीमार होने लगी। बिना खाए पिए सेना काफी दिन तक रहती थी। ऐसे देखते देखते तो फिर वहाँ से क्या हुआ, उधर जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था वो भी मारा जाता है, मुसोलिनी भी मारा जाता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है। जापान पर परमाणु बम गिराए जाते हैं 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। तो सुभाष चंद्र बोस समझ जाते हैं कि अब हम लोग भी घिर चुके हैं और इनकी एयरफोर्स एक्टिव हो गई, आएगी, हमारी सेना पर बम गिरा जाएगी, मेरी सेना ऐसे क्यों मरे। तो इस वजह से अपनी सेना को दोबारा बुला लेते हैं कि जिस सेना को बच्चे की तरह पाल रहे थे कि सेना ना जाए, क्यों बेफजूल सेना मरे। तो इस वजह से काफी सेना तो मर ही चुकी थी क्योंकि मलेरिया बीमारी फैल चुकी थी। तो सुभाष चंद्र बोस अपने खास व्यक्ति को लेकर के अपना अलग प्लेन से उड़ते हैं और अपनी सेना को अलग भेज देते हैं और मेन हेड से कहते हैं कि जिन जिन महिलाओं से गहने लिए थे उनकी सामान वापस कर देना। सोचिए, इतनी ईमानदार, देश में कुछ भी था लेकिन एक यूनिटी भर गए, एक एकता भर गए, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई। तो उसके बाद जैसे ही सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को ये जहाज ताइवान के लिए उड़ता है। फार्म्यूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में क्रैश होता है और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह मृत्यु अभी तक प्रमाणित नहीं है कि वास्तव में मृत्यु हुई थी कि शायद अभी तक सुभाष चंद्र बोस हाल ही के दिनों तक जीवित भी थे। लेकिन कुछ भी थे, जिंदा दिल इंसान थे, इतना कर गए, यूनिटी भर गए। जो शहनवाज खां, सहगल, ढिल्लो करके जो व्यक्ति थे, इनको लाल किले में ट्रेंड चला था, उनको ला करके अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, देशद्रोही करार दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत की जनता जाग गई और लाल किले को चारों तरफ से घेर लिया। कहीं ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है, ये तो राष्ट्र प्रेमी है। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको रिहा किया। अंग्रेज जब भारत से छोड़ करके आज़ादी के बाद जाने लगे तो इनसे पूछा गया था, आप इतनी जल्दी भारत देश क्यों छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इतना बड़ा नाम था, ये इनमें इतना पावर था कि अंग्रेज भारत में टिक ही नहीं पाते। तो नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बच्चे को जन्म दिया, और नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने देश के लिए इतना कर गए। तो आप लोगों से यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़िए, तभी कुछ कर पाओगे जीवन में। सोचो कि देश के लिए इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दी, चौथी रैंक होते हुए भी केवल देश के लिए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, उनके माता पिता को नमन। और इनकी जयंती को हम पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में जन्म हुआ। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के सेकंड टॉपर थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के। और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी किए, कैसे कैसे गए और कैसे कैसे देश की आज़ादी के लिए कैसे हिटलर से मिले, यूरोप गए, रसिया, और उसके बाद जर्मनी गए, इटली, सिंगापुर, जापान में। और जापान के जो तोजो थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने इनको सुभाष चंद्र बोस को समुराय की उपाधि दी। समुराय का मतलब है रॉयल फाइटर होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, दो दो हाथों से तलवारें ले करके लड़ते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़े और जीती सीट को वापस कर देते हैं महात्मा गांधी के पट्टाभिषेता रवैया के कारण, क्योंकि 14 में से 12 मेंबर इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को करते हैं।
और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। फार्मूसा द्वीप में अचानक हवाई जहाज क्रैश होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस कुछ भी थे, लेकिन देश में लोगों के अंदर यूनिटी भर गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका यही नारा था। जय हिंद साथियों।